तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके लिए एक और किस्सा, एक नई कहानी लेके। आज हम बात करेंगे मुंबई शहर के पास एक छोटा सा कस्बा है। अभी तो बहुत बड़ा शहर हो गया, उस ज़माने में इतना बड़ा नहीं था, जिसको उल्हास नगर के नाम से जाना जाता है। और उल्हास नगर पप्पू कलानी जैसे शातिर पुराने क्रिमिनल, कम पॉलिटिशियन, कम बिजनेसमैन, उसके लिए भी ज़्यादा मशहूर गिना जाता है। जैसे भाई ठाकर विरार में उसी तरह जो पप्पू कलानी है, उसकी जो बादशाहत चलती है, हुकूमत आज भी चलती है, वो उल्हास नगर में चलती है। तो ये पप्पू कलानी के शहर का किस्सा मैं सुनाता हूँ। 1990 का वाक़या है, जिसको आज तक वहाँ के लोग तो क्या, पूरी महाराष्ट्र के लोग एक काला दिन समझते हैं, जिस दिन वो इस किस्म की एक दर्दनाक घटना होती है जिसने पूरे राज्य को शर्मसार किया। और वो घटना थी रिंकू पाटिल मर्डर केस। उस ज़माने में बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत सारी चर्चा चली, लेकिन उस किस्म के क्राइम शायद बाद में भी बंद नहीं हुए। बात है 30 मार्च 1990 की। उल्हास नगर में उस समय पूरे महाराष्ट्र में ही 10वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के एजुकेशन बोर्ड के, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उसकी परीक्षाएं चल रही थी। उन्हीं दिनों में एक स्कूल में दो बहनें एक ही स्कूल में छात्रा थी, पाटिल सिस्टर्स। एक रिंकू जिसका नाम था, जो इस वारदात की शिकार हुई, और उसकी बहन, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना केस है। तो ये दोनों बहनें अपने स्कूल में एग्ज़ाम देने गई हुई थी, परीक्षा देने गई हुई थी। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी और स्कूल के अध्यापक थे, वो सब मौजूद थे। एक पुलिस वाला भी एक डंडे के साथ उस स्कूल के गेट पे मौजूद था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। और रिंकू की थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा कहीं भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो लड़की पढ़ाई में तो शायद इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी और अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी भी लगती थी, क्योंकि दोनों बहनें एक ही क्लास में थी। छोटी बहन भी 10वीं में। इसका मतलब ये था कि शायद एक आध साल कहीं रिंकू पाटिल का किसी वजह से मिस हुआ होगा पढ़ाई में, लेकिन वो शायद उसकी खूबसूरती ही उसकी एक तरह से जान की दुश्मन बनी। उसी इलाके में रहने वाला, उम्र में बड़ा शख्स, जिसका नाम था हरीश पटेल, HARESH, हरीश नहीं, कुछ लोग हरीश बोल देते हैं, लेकिन वो हरीश पटेल था। वो उसी इलाके में रहता था और एक तरफा इश्क प्यार वो रिंकू पाटिल को करने लगा। कई बार उसने कोशिश की रिंकू से बात करने की, लेकिन उसने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया और कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये शायद एक गुस्से का कारण बना हरीश पटेल का, कि मैं इस लड़की से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे कोई आगे से कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस किस्म के किस्से इस उम्र में अक्सर होते हैं, कहीं कुछ तू मैमे भी हुई होगी, कुछ इस किस्म का हुआ होगा कि दोनों में खटास बढ़ी, और जिसके लिए बाद में इतना बड़ा इंतकाम जो लिया गया बहुत दर्दनाक तरीके से, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि जब एक ट्रेजेडी बच्चों के साथ होती है यंग उम्र में, तो उनके जो पास्ट होता है उसको ज़्यादा खोला फरोला नहीं जाता। तो इसी किस्म की बात पुलिस ने भी की। एक इंसिडेंट जो हमारे सब के लिए एक सबक भी बनता है कि हम समाज में किस किस्म के बच्चे आगे उनको शिक्षा दे रहे हैं, करैक्टर उनको दे रहे हैं, जो इस किस्म के क्राइम्स को अंजाम देते हैं। खैर, तो वो एग्ज़ाम चल रहा था, जिसमें 20 के करीब छात्र छात्राएं एक कमरे में थी, बाकी कमरों में दूसरे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे।
अचानक 3 लड़के जिनका लीडर हरीश पटेल था, वो एक पेट्रोल का भरा हुआ कैन 5 लीटर वाला लेके एक बंदूक, एक रिवॉल्वर पिस्टल सॉर्ट ऑफ थिंग, हथियार, फायर आर्म जिसको हम बोलते हैं, जो बाद में पता चला कि वो डमी थी, नकली थी, नकली पिस्तौल था, वो असली नहीं था। तो वो लेके, और वैसे भी उल्लासनगर जो है बहुत सारी इमिटेशन चीज़ों के लिए मशहूर है। हर किस्म की असली चीज़ की नकल उल्लासनगर में होती है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो नकली चीज़ें बनाने की, जो बिल्कुल असली लगती हैं, और उनके ऊपर USA लिखा होता था, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो एक मखौल बना हुआ है उल्लासनगर के करैक्टर पे। तो वो गन लेके और एक तलवार लेके, ये 3 शख्स वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। वो सिपाही इनको रोकने की कोशिश करता है, तो वो तलवार से उसको डरा के और उसका डंडा छीन के क्लासरूम में जाते हैं अंदर। और बड़ी हैरानी की बात है, बाद में इंक्वायरी भी इस बात की कि जब पुलिस वाले को डरा धमका के उसका डंडा छीन के तीनों लोग अंदर गए थे, तो उस पुलिस वाले ने अपने कंट्रोल रूम को या अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की। इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं जो घटना के बाद खड़ी होती हैं लेकिन बाद में फिर दब जाती हैं। ये हमारी ट्रेजेडी है। तो इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ। तो ये तीनों लोगों को ये पता था कि रिंकू पाटिल कौन से रूम में एग्ज़ाम दे रही है, क्योंकि उसके पहले भी एग्ज़ाम चल रहे थे। पहले किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, उस दिन किसी और सब्जेक्ट का था। तो उन लोगों को पहले रैकी की होगी डेफिनेटली कि रिंकू पाटिल किस रूम में बैठती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी रूम में सीधा जाते हैं, किसी और रूम में नहीं जाते। जो बाकी के 20 बच्चे होते हैं, 19 बच्चे, और जो विजिलेटर होता है अंदर, सुपरवाइज़र, उन सबको तलवार से और बंदूक से डरा के बाहर निकाल दिया जाता है, जब कुछ लोग वहीं दीवार के साथ डर के खड़े रहते हैं। हरीश पटेल वो डब्बा लेके पेट्रोल का कमरे के अंदर जाता है। तो इसके 2 दोस्त उसके साथ थे, प्रताप सिंह वर्मा और अशोक वाघ। ये लोग अपनी तलवार और वो जो सो कॉल्ड नकली पिस्टल थी, जिनको लोग असली समझ रहे थे, वो लेके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं करते, दरवाज़ा खुला रखते हैं, क्योंकि हरीश पटेल अंदर था। और देखिए कि वो सब लोगों के सामने, जो दरवाजे के पीछे खड़े डर के देख रहे थे, स्कूल का स्टाफ था, और स्कूल के ग्राउंड में काफ़ी सारे पेरेंट्स थे जो बच्चों को अपना ख्याल रखने के लिए गए हुए थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। कुछ काफ़ी सारे गाड़ियों के ड्राइवर वगैरह भी थे वहाँ पे। और इतने लोगों के हजूम के सामने वो शख्स हरीश पटेल अंदर जाता है। वो पेट्रोल का कैन रिंकू पाटिल के ऊपर फेंकता है और एक माचिस निकाल के उसको आग लगा देता है। और पूरे लोग देख रहे हैं, कोई उनको, जो सैकड़ों की तादाद में अडल्ट्स वहाँ पे थे, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, प्रबंधक कमेटी के लोग, बच्चों के पेरेंट्स और उनके अटेंडेंट्स, ये, और स्कूल का जो दूसरा मेल स्टाफ होता है, चौकीदार वगैरह, सफाई करने वाले, पानी देने वाले, ये पूरा स्टाफ, सैकड़ों अडल्ट लोग, बड़ी उम्र के लोग हाज़िर हैं। और कोई भी इस मामले में दखल नहीं देता है कि 3 लोगों को काबू करना, वो या तो बंदूक से डर गए या तलवार से डर गए। और वो आदमी शरेआम सबके सामने उस 16 साल की लड़की को आग लगा के जिंदा जला देता है। जो बच्चे अंदर से थे उनको बाहर भगा के दरवाजे को थोड़ा सा भेड़ के बंद करके, पूरा ताला वगैरह ने लगा के नहीं, तो थोड़ा सा दरवाज़ों को हिला के वो तीनों लोग वहाँ से बड़े आराम से चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद देखिए कोई भी लोग उस कमरे के नज़दीक नहीं जाता कोई। इतने में उसकी खबर आहिस्ता आहिस्ता फैलती है शहर में। तो पौने घंटे के अंदर अंदर पुलिस के आने के पहले, मज़ेदार बात है, पप्पू कलानी का छोटा भाई नारायण कलानी
एक वीडियोग्राफर को लेके वहाँ पे आता है। अब एक दर्दनाक, शर्मनाक हादसे के बाद उसकी पॉलिटिकल माइलेज ली जाती है और वो लोग आके वहाँ पे उस कमरे की वीडियोग्राफी करते हैं। एक जली हुई लाश जो अभी तक सुलग रही थी, उसकी फ़ोटोआँ खींच रहे हैं और उसके बाद उस कमरे को जाते हुए बंद करके ताला लगा के चले जाते हैं कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लगता ये है कि वो लोग कहीं ना कहीं उस लड़के को बचाना चाहते थे। एविडेंस के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। पुलिस को उतनी देर तक रोक के रखा जब तक वो अपना वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे। तो 1 घंटे के बाद पुलिस वहाँ से आती है, वो ताला खोल के कार्रवाई शुरू करते हैं। जो एविडेंस वहाँ से मिलती है वो कलेक्ट करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उल्लासनगर में जो डर्टी पॉलिटिक्स चलती थी, उसका एक कारण था कि इस किस्म के क्राइम्स को लगातार अंजाम दिया जा रहा था। पॉलिटिकल मास्टर्स हमेशा क्रिमिनल को छुटाने में, बचाने में लगे रहते थे। और वहाँ पे एक दूसरी लड़ाई चल रही थी। वाई.सी. पवार बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, मेरे पुराने मित्र थे। उसके पहले वो मटुंगा, उसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। उस मटुंगा में 3.5-4 साल वो डीसीपी रह के गए थे, तो अच्छी जान पहचान थी उनकी, रोज़ मिलना गिलना होता था मुंबई की पोस्टिंग के दौरान। उनकी पोस्टिंग बाद में उस 1990 में उल्लासनगर के इंचार्ज भी वही थे। और उल्लासनगर नहीं, उसके साथ का लगता इलाका कल्याण, डोंबिवली, ये इलाके भी वाई.सी. पवार की ज्यूरिसडिक्शन के नीचे आते थे। पप्पू कलानी की और वाई.सी. पवार की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वाई.सी. पवार पप्पू कलानी और उसके गैंग को नकेल डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने उसके पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन वरदाराजन मुडलियार को नकेल कसने की कोशिश की थी। तो अंदर खाते कहीं ना कहीं पप्पू कलानी और उसका गैंग वाई.सी. पवार को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा था और इतने बड़े हीनियस क्राइम, दर्दनाक क्राइम को भी वाई.सी. पवार को बदनाम करने के लिए एक टूल बनाने की कोशिश हुई, जो बहुत शर्मनाक घटना थी। लेकिन वाई.सी. पवार ने भी पूरी मेहनत करके, इतना प्रेशर होने के बावजूद, उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। और जब प्रेशर इतना बढ़ा कि लड़के को लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, उस हरेश को पता लगा, तो तीसरे दिन वो एक रनिंग लोकल ट्रेन जो हमारी चलती है मुंबई में, तो गाड़ी के आगे कूद के उसने अपनी जान दे दी। वो मर गया। लेकिन 2 आदमी पुलिस ने पकड़े, अपने जो उसके जो साथी थे, जो तलवार और वो लेके खड़े थे, दोनों वाघ और वर्मा, दोनों के ऊपर केस चला। काफ़ी देर केस चलता रहा। मेरा ख्याल 8 साल के बाद जब जजमेंट आती है, तो उसमें जो वर्मा था उसको 28 ईयर्स की सज़ा दी हाई कोर्ट ने, 28 साल की। मतलब एक मर्डर की 14 साल होती तो उसको 2 मर्डर की सज़ा दी कि इस आदमी ने इतना घिनौना क्राइम किया अपने दोस्त हरीश के साथ मिलके, और आने वाली जनरेशन को एक सबक मिले कि आप इस किस्म का क्राइम करके आराम से कानून से छूट नहीं सकते। वो एक एग्जाम्पलरी सज़ा कोर्ट ने सुनाई थी। लेकिन वो किस्सा वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। उसकी जब इंक्वायरी चलती हैं कि वो पुलिस वाले ने दखल क्यों नहीं दिया, पुलिस की जो लोकल स्कूल की प्रिंसिपल थी उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उसकी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ती है, जिसकी वजह से वाई.सी. पवार और पप्पू कलानी की दुश्मनी भी बढ़ती है। और एक मौका आता है जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर को थोड़ा करने के लिए इसके पप्पू कलानी के लोग जो हैं वो घेराव वगैरह भी करते हैं। तो वो दुश्मनी जो थी वापस जब वाई.सी. पवार मुंबई में आ जाते हैं 93 में, बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे, और SRPF में थे, तो उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके जो इन्वेस्टिगेशन का काम था, और राकेश मारिया और रूप पटनायक और वाई.सी. पवार तीनों कर रहे थे ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन। उसके पहले जो दिसंबर में 92 में राइट्स हुए, उस राइट्स के चक्कर में पप्पू कलानी जेल में था, तो इसकी बीवी एक बहुत बड़ा जुलूस लेके घेराव किया था अमरजीत सिंह सामरा का। वो जो सामरा था तभी
थाना के पुलिस कमिश्नर थे मुंबई में ब्लास्ट के टाइम पे पहुंचे। तो थाना में पप्पू कलानी और वाई.सी. पवार की लड़ाई में के समय पे अमरजीत सिंह समरा थाना के पुलिस कमिश्नर थे। तो पप्पू कलानी की वाइफ ने अमरजीत समरा को घेरने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन में उनका रास्ता रोका। तो वहाँ पे वाई.सी. पवार ने बड़ी सख्ती वर्त के यूज़ करके, शक्ति का इस्तेमाल करके इन सबको खदेड़ा। और उसके बाद पप्पू कलानी जब खुद मिलने आया पुलिस कमिश्नर को, तो सब सीनियर अफसर के सामने वाई.सी. पवार ने पप्पू कलानी को थप्पड़ भी मारा। ये बात बहुत चर्चित हुई पूरे उल्लासनगर और थाना जिले के इलाकों में कि पप्पू कलानी जैसे पावरफुल आदमी को, जो एमएलए था और बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और आरपीआई, कोई पार्टी नहीं छोड़ी जहाँ से वो इलेक्शन लड़के जीत के आने के लिए जिसने हाथ ना मिलाया हो। तो वो इतनी इनकी दुश्मनी बड़ी, उसकी जड़ जो थी वो सब 1990 में इसी हादसे से शुरू हुई थी। वाई.सी. पवार ने एक किताब लिखी है कि उसका नाम है मी वाई.सी. पवार। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है इस पूरे इंसिडेंट का कि मेरी जो थाने में पोस्टिंग थी उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, जो मेरे नीचे आता था एरिया, उसके चलते हुए जो मैंने इलीगल कार्रवाइयाँ रोकी, उसके लिए जो मेरी लड़ाई हुई इतनी लंबा समय, उसमें मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट डे, जो काला दिन था, वो 30 मार्च 1990 का था, जिस दिन रिंकू पाटिल जैसी एक छोटी सी लड़की, 16 साल की लड़की का इतनी बेरहमी से जिंदा जला के मारा गया। और देखिए वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को कैसे पॉलिटिक्स जो है वो अपना गद्दा गेम, द डर्टी ट्रिक्स खेली जाती है। उन्हीं दिनों में वाई.सी. पवार को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पुलिस अकेडमी में जाना पड़ा। और जब ट्रेनिंग से वापस आते हैं 15 दिन के बाद, तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन से उल्लासनगर निकाल लिया जाता है। खाली डोंबिवली, कल्याण नीचे रहता है, उल्लासनगर को निकाल के किसी और डीसीपी के हवाले कर दिया ताकि पप्पू कलानी और उसके कारिंदों की दादागिरी चलती रहे, वाई.सी. पवार उनके कामों में दखल ना दे सके। तो ये एक कहानी थी कि एक मासूम के मर्डर को लेके भी डर्टी पॉलिटिक्स होती रही, लेकिन उसने एक जो समाज में एक चेतना जगाई, एक जो लोगों में एक दुख, दर्द, उसकी जो एक फीलिंग आई, उसकी वजह से पुलिस की सख्ती बढ़ी और जो बदमाशों के गैंग थे उन पर नकेल जरूर कसी गई। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।